हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं राजस्थान का भूगोल और एक ही क्लास के अंतर्गत हम पूरी कोशिश करेंगे कि जितने ज़्यादा जो चैप्टर हैं वो कंप्लीट हो पाए। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं राजस्थान का उच्चावच यानी जो फिजियोग्राफी है वो फिजियोग्राफिक डिवीजन्स जो है वो किस प्रकार से बनाए गए। तो बेसिकली हम 4 भागों में इसे डिवाइड करते हैं। तो 4 भाग कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला जो है ये आपका डेजर्ट भाग। डेजर्ट को भी यहाँ पर हम अलग अलग भागों में बांटेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं डेजर्ट के बाद ये पूरा का पूरा डेजर्ट नहीं है। डेजर्ट यानी सबसे पहला जो भाग है ये तो हो गया आपका फुल डेजर्ट, फिर हो गया सेमी डेजर्ट जिसे बांगड़ कहा जाता है, फिर अरावली हो गया, अरावली के बाद ये आपके प्लेन्स हो गए, और ये दो जो भाग है वो आपके जिसमें आपके हाड़ौती का जो क्षेत्र है या जो हम जो पठारी क्षेत्र है उसके अंतर्गत इसको शामिल करते हैं। यानी बेसिकली तो ये आता है लेकिन इसका कुछ भाग भी शामिल किया जा सकता है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं। तो पहला भाग ये हो गया जिसे हम कहेंगे आपका फुल डेजर्ट, फिर रहेगा सेकंड सेमी डेजर्ट, थर्ड नंबर जो रहेगा वो अरावली रहेगा, फोर्थ नंबर जो है वह रहेगा आपका प्लेन्स, और फिफ्थ नंबर जो रहेगा वह आपका हाड़ौती का पठार। तो ऐसे तो 5 होते हैं, लेकिन अगर पूरा का पूरा डेजर्ट को एक साथ रखें तो 4 भागों के अंतर्गत इसको डिवाइड किया जा सकता है। तो कौन कौन से हैं? तो पहला तो है आपका वेस्टर्न डेजर्ट, अरावली, फिर ईस्टर्न प्लेन, फिर आपका दक्षिणी पूर्वी जो पठारी क्षेत्र है उसके इसके अंदर शामिल किया जाता है। अब मैप को देखिएगा जिस प्रकार से यहाँ पर दे रखा है। तो मैप में बताया जा रहा है कि जो डेजर्ट है उस डेजर्ट को यानी जो फुल डेजर्ट है उसको शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश यानी फुल डेजर्ट, और उसके ऊपर वाला जो सिंचित मरुस्थल लिखा हुआ है, सिंचित मरुस्थल का क्षेत्र हुआ, ये वह भाग है जहाँ पर इंदिरा गांधी नहर परियोजना या गंगा नहर के माध्यम से यहाँ पर सिंचाई होती है, इसलिए इसको अलग रखा गया है। बेसिकली यहाँ पर अगर अपडेटेड मैप की बात करेंगे तो अपडेटेड मैप के अंतर्गत देखेंगे तो ये जो भाग है इस भाग को गग्गर के मैदान को भी ये सेमी डेजर्ट के अंतर्गत रख लिया गया है। बढ़ते हैं आगे। तो 4 भाग हो गए, और 4 भाग में सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश जिसे हम थार का मरुस्थल भी कहते हैं, और राजस्थान का लगभग शुष्क व अर्धशुष्क प्रदेश जो है इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। अगर टोटल जो एरिया की अगर हम बात करें तो लगभग 61% जो एरिया है वह वेस्टर्न डेजर्ट के अंतर्गत आता है, और राजस्थान की जो पॉपुलेशन है उसका लगभग 40% जो पॉपुलेशन है वो इसी भाग के अंतर्गत निवास करती है। तो इसे हम विशाल मरुस्थल भी कहते हैं या ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहते हैं। थार का मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है। पूरा का पूरा डेजर्ट एरिया है, लगभग 1,75,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। जिलों की बात करें तो जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, जालोर, नागौर, सीकर, चूरू, झुंझुनू, हनुमानगढ़, गंगानगर, ये सारे के सारे जो जिले हैं इसके अंदर शामिल किए जा रहे हैं। लेकिन जो ये 3 जिले हैं जैसे कि गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर, इनके अंतर्गत जो सिंचाई की सुविधाएं विकसित हो चुकी है तो इसको मरुस्थलीय क्षेत्रों से बिल्कुल अलग रखा जाने लगा है। अगर बात करें सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीजें जो कंपटीशन के हिसाब से है कि इसका जो ढाल है पूर्व से पश्चिम की तरफ तथा उत्तर से दक्षिण की तरफ। पूर्व से पश्चिम की तरफ का अर्थ हो गया कि इसका जो ढाल है वह इस प्रकार से, अगर हम इस प्रकार से डायरेक्शन देखें तो पूर्व से पश्चिम की तरफ यानी जो ढाल है इस पूरे मरुस्थलीय क्षेत्र का वह पाकिस्तान की तरफ है, और दूसरा जो ढाल है वह उत्तर से दक्षिण की तरफ है यानी उत्तर से दक्षिण की तरफ। इस प्रकार से ढाल है, यानी इस मरुस्थलीय क्षेत्र का ढाल इस प्रकार से है। आप कल्पना कीजिए कि जैसे कि जो अरब सागर के अंतर्गत जो पानी है वो पीछे हटा है, तो वो ढाल के कारण ही इसी प्रकार से पीछे हटा है। इस प्रदेश का पूरे ढाल ये हो गया। मानचित्र में हम इसके ऊंचाई को देखेंगे। औसत जो ऊंचाई है उत्तरी और पूर्वी क्षेत्र की जो औसत ऊंचाई है वो 300 मीटर, व दक्षिणी भाग की ऊंचाई है 150 मीटर है, यानी जो उत्तर का भाग है वो काफी ऊंचा है। इसको भी यहाँ पर 4 भागों में अंदर डिवाइड किया गया है, यानी जो डेजर्ट है उसको डेजर्ट को 4 भागों में डिवाइड किया है। तो पहला है ग्रेट डेजर्ट। तो ग्रेट डेजर्ट जो है वो भारत और पाकिस्तान की बाउंड्री के पास है। यहाँ पर आपको सैंड ड्यून्स जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। दूसरा क्षेत्र बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर का चट्टानी जो प्रदेश होता है उसे हमदा के नाम से जाना जाता है, यानी वहाँ पर आपको बिखरी हुई पहाड़ियाँ देखने को मिलेगी। लघु मरुस्थल यानी इस प्रदेश का जो चट्टानी प्रदेश के पूर्व में कच्छ की खाड़ी से बीकानेर तक, कच्छ की खाड़ी से पैरेलल बीकानेर तक पूरा क्षेत्र है वह लघु मरुस्थल के रूप में जाना जाता है। फिर है अर्धशुष्क प्रदेश। ये अर्धशुष्क प्रदेश है, ये आपका सेमी डेजर्ट जो है जिसे राजस्थान मांगड़ के नाम से जाना जाता है। तो सेमी डेजर्ट जो है वहाँ पर लूनी और शेखावटी के क्षेत्र को शामिल किया जाता है। कैसे बना? तो समुद्र का विस्तार जिस प्रकार से लिखाया गया है कि पश्चिमी मरुस्थल है वहाँ पर पर्मियन कार्बोनिफेरस काल के अंतर्गत समुद्र का विस्तार था। जुरासिक और उसके बाद के कालों में समुद्रिक तलछट के निक्षेप आज भी वहाँ पर देखने को मिलते हैं, यानी वहाँ पर आपको ओशन डिपोजिट्स के जो निशान है वो देखने को मिलता है। फिर धीरे धीरे समुद्र पीछे चला गया और यहाँ पर जो है रेती रेत देखने को मिलता है। पूरा का पूरा क्षेत्र जो है वह बालू का अथवा सागर के रूप में देखने को मिलता है। प्रमुख स्रोत क्या है? वायु द्वारा अपक्षरण की क्रिया से उद्गत रेत, यानी जो अपक्षय की जो प्रक्रिया है, भौतिक अपक्षय जो है यहाँ पर देखने को, यानी फिजिकल वेदरिंग जो है काफी ज्यादा देखने को मिलती है। चारों तरफ रेत का विस्तार है, और कई स्थान जैसे कि यहाँ पर दिख रखे हैं कि कई स्थान में जैसे कि जैसलमेर, बीकानेर के चारों तरफ जो है चूना पत्थर और बालू के पत्थर के प्रकटीकरण में बालू का स्तूप की एक रूपता भंग की है, यानी बीकानेर के चारों तरफ जो है वह चूना पत्थर और जो सैंडस्टोन पाया जाता है, इसके कारण यहाँ पर बीकानेर के आसपास जो है वह बालू का स्तूप जो है ज्यादा नहीं देखने को मिलती। फिर भी यहाँ पर बालू, नीस, शिस्ट, ग्रेनाइट जैसी चट्टानें देखने को मिलती हैं। प्राचीन चट्टानें बालू धरातल से विकसित हुई है। बाड़मेर और जो पश्चिमी जालोर और जो जैसलमेर है वहाँ पर इस प्रकार के जो स्वरूप है, यानी जो इस प्रकार के स्ट्रक्चर देखने को मिल जाते हैं। वायु सबसे इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर रोल निभाती है, 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है। मरुस्थलीय स्थलों में बालू का स्तूप देखने को मिलता है। यहाँ पर कई प्रकार के बालू का स्तूप जो है बेसिकली जो है उसको कह सकते हैं ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल के रूप में देख सकते हैं। ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूड यानी विंड की डायरेक्शन है उसी के अनुरूप यहाँ पर इस प्रकार से बनता है तो उसे हम लॉन्गिट्यूडनल कहते हैं, लेकिन विंड की डायरेक्शन में इधर और इधर जो बनता है उसको हम ट्रांसवर्स नाम से जाने जाते हैं। और इस प्रकार से अर्धचंद्राकार जो बनते हैं, अर्धचंद्राकार जैसे कि मैंने यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाया है, इस प्रकार के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये जो ड्यून्स होते हैं उन्हें हम बरखान के नाम से जानते हैं। तो बरखान क्या है? तो बरखान बेसिकली
तो बरखान क्या है, तो बरखान जो है वह बेसिकली क्या है, वह आपके अर्धचंद्राकार जो है वह पैराबोलिक जो है वह अवरोधी है। अवरोधी को हम जो कह सकते हैं कि एक तरफ तो वाटर है, वाटर के यानी वाटर एरिया है, यानी सी के पास जो डेजर्ट लगा हुआ है वहाँ पर इस प्रकार की आपको देखने को मिलते हैं। तो सी से जो हवाई वो चलती है वो इस प्रकार से यहाँ पर ऐसे ड्यून्स देखने को मिलती है। अब फर्क क्या है देखिएगा कि दोनों को अगर हम देखें कि जैसे कि विंड की जो डायरेक्शन है, विंड की डायरेक्शन मैं यहाँ पर बना देता हूँ, जैसे कि विंड की डायरेक्शन है और विंड की डायरेक्शन यानी हवा जिस दिशा से चल रही है उसी के दिशा में अगर ये हॉर्न्स यानी जो सिंग निकले हुए हैं, ये दो सिंग अगर निकले हुए हैं, ये इसी डायरेक्शन में निकले हुए हैं जिस तरफ से हवा जा रही है, तो वो बेसिकली आपका क्या होगा, बरखान होगा। लेकिन इसी का ठीक हम थोड़ा सा उल्टा बना दें। उल्टा होने का अर्थ है कि हवा जिस दिशा में जा रही है, कि हवा इस दिशा में जा रही है, उसी के सामने अगर उसके सिंग है तो उसको हम क्या कहेंगे, पैराबोलिक के नाम से जानेंगे या अवरोधी कहेंगे। फिर तारा स्तूप का सीधा सा अर्थ है कि जो डायरेक्शन है तारा मतलब इस प्रकार से बनेंगे, और जब विंड की डायरेक्शन कई दिशाओं से होती है तो इस प्रकार की जो स्तूप बनते हैं। फिर अनुप्रस्थ यानी जो है ट्रांसवर्स। अब ट्रांसवर्स जो है वो कैसे बनते हैं, तो अभी हमने डिस्कस किया था कि अगर विंड की डायरेक्शन के अब दोनों किनारों पर अगर समकोण पर अगर कोई ड्यून्स बनते हैं, अगर ऐसे ड्यून्स बनते हैं इधर या इधर बनते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, ट्रांसफर कहेंगे। लेकिन विंड की डायरेक्शन जो है उसके पैरेलली इस प्रकार से ड्यून्स बनते हैं उसको हम लॉन्गिट्यूडनल, ये कहलाते हैं लॉन्गिट्यूडनल, और इस प्रकार जो है वो जो कहलाते हैं आपके ट्रांसवर्स, ये ट्रांसवर्स टाइप के हैं। तो इनको इस प्रकार से दोनों भागों में बांटा जा सकता है। इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको वुड फॉसिल्स मिलते हैं। वुड फॉसिल्स जो है यानी जीवाश्रेष यानी फॉसिल बने आकल वुड फॉसिल जो है यहाँ पर आपको एक नेशनल पार्क देखने को मिलता है जहाँ पर वुड फॉसिल्स देखने को मिलते हैं। अब इसको हमने 4 भागों में डिवाइड किया। चार जो है, एक तो हो गया शुष्क रेतीला प्रदेश, फिर हो गया लूनी बेसिन, शेखावटी और गग्गर का प्रदेश। शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है तो पूरा का पूरा आपका सैंडी डेजर्ट जो है वो आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा, तो सैंडी डेजर्ट मुख्य रूप से जो है वो आपको बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और जोधपुर और चूरू जिलों के पश्चिमी भाग के अंतर्गत आपको देखने को मिलता है। काफ़ी बड़े बड़े से ड्यून लगभग 15 से 25 मीटर की यानी लगभग 50 फीट से लगाकर 100-150 फीट तक ऊँचे आपको ड्यून्स देखने को मिलते हैं। सभी प्रकार के बालू का स्तूप मिलते हैं, लेकिन अर्धचंद्राकार जैसे हमने डिस्कस किया कि जो बरखान है वह इस प्रकार के जो स्तूप है वो यहाँ पर देखने को मिलती है। जैसलमेर, पोखरण और रामगढ़ क्षेत्र के अंतर्गत जो है उच्च चट्टानी संरचना है। उच्च चट्टानी संरचना है यानी यहाँ पर आपको जो है पत्थर ज़्यादा देखने को मिलता है। तो इसको जो पत्थर वाला जो एरिया है पोखरण और जैसलमेर के क्षेत्र, इसको हमादा या हम चट्टानी मरुस्थल के नाम से जानते हैं। यानी मरुस्थल के अंतर्गत रेत कम हो और वहाँ पर जो है पत्थर ज़्यादा हो तो उसे हम चट्टानी मरुस्थल के नाम से जानते हैं। इस प्रकार के मरुस्थल को हम कह सकते हैं कि पूरा अगर पथरीला है तो हमादा कहेंगे, इर्ग कहेंगे। अगर पूरा का पूरा मरुस्थल है रेत का बना हुआ है तो इस प्रकार से अलग अलग नाम से दिए जाते हैं। फिर जो नेक्स्ट है वह है आपका लूनी बेसिन। तो लूनी बेसिन जो है लूनी नदी जहाँ पर बहती है, तो लूनी नदी आपके जालोर, सिरोही, नागौर के दक्षिण भागों के अंतर्गत बहती है। जहाँ पर भी लूनी बहती है वहाँ पर लूनी का बेसिन कहलाएगा। तो लूनी जो है अजमेर से निकलती है और आपके जालोर, सिरोही, जोधपुर, नागौर के क्षेत्र में बहती है। कुछ सहायक नदियाँ जवाई है तो आपके पाली जालोर के अंतर्गत गुइया नदी है, सोजत के आसपास बंडी नदी आप अच्छी तरह से, मीठड़ी है, सूखड़ी नदी है। ये सब कुछ अंशकालिक का अर्थ होता है कि सीजनल जो है वह बहती है, तल रेतीला है यानी उसका जो बॉटम है वहाँ पर आपको सैंड ज़्यादा देखने को मिलती है और नदी नाले देखने को मिलती है। शेखावटी नाम से पता चलता है, शेखावटी जैसे बांगड़ प्रदेश भी कहता है। बेसिकली जो अर्धशुष्क क्षेत्र है उसको पूरा का पूरा राजस्थान बांगड़ के नाम से ही जाना जाता है। यानी अरावली के जो पैरेलल वेस्टर्न की तरफ का जो हिस्सा है जो आपका अर्धशुष्क क्षेत्र कहलाता है, यानी सेमी डेजर्ट के नाम से जाता है। तो यहाँ पर कई प्रकार की जो नदियाँ हैं, छोटी छोटी अंतर्प्रवाहित नदी का अर्थ होता है कि जिस नदियों का जो पानी है वो किसी सागर के अंतर्गत नहीं जाता है, या फिर कह सकते हैं बीच में ये नदियाँ जो है अपना पानी क्या कह सकते हैं सूख जाती है या किसी झील के अंतर्गत बह जाती है, तो उसे अंतर्प्रवाही नदियों के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर मेढ़ा और रूपनगढ़ जो नदियाँ हैं वह सांबर झील के अंतर्गत गिरती हैं। इसी प्रकार से कांतली नदी के बारे में बताया गया है, जो कांतली नदी है अरावली से निकलकर उत्तर पश्चिम में बहती हुई राजगढ़, चूरू के पास जो है वह रेत के अंतर्गत आपके मिल जाती है। तो इस क्षेत्र में बहुत अपेक्षाकृत अधिक विस्तार होने के कारण बालू का स्तूप पर वनस्पति पाई जाती है। यानी जो सैंड ड्यून है उस सैंड ड्यून के ऊपर आपको थोड़ी बहुत वनस्पति यहाँ पर देखने को मिलती है, लेकिन जो फुल डेजर्ट है वहाँ पर आपको इस प्रकार की वनस्पति नहीं देखने को मिलती। इसके अलावा सलाइन लेक्स मिलते हैं। सलाइन लेक्स जो होते हैं अनेक लवणीय गर्त। लवणीय गर्त का अर्थ होता है कि गर्त का अर्थ होता है गड्ढा। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि रण क्या है, तो रण जो है वह राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाए जाने वाला इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके बनता है कि रण क्या है। तो राजस्थान के क्षेत्रों के अनेक क्षेत्रों के अंतर्गत कई नमकीन पानी की जो झीलें पाई जाती हैं उनको यहाँ स्थानीय नाम से रण के नाम से जाना जाता है। जैसे कि डीडवाना डेगाना ये आपके कह सकते हैं नागौर के अंतर्गत, सुजानगढ़ चूरू है, तालछपर जो है चूरू के अंतर्गत है, परिहास जो ये भी आपके चूरू के अंतर्गत है, कुचामन नागौर, ये सारी जो है नमक की झीलें हैं। तो यहाँ पर आपको इस प्रकार की झीलें मिलती हैं जिसे हम रण के नाम से जानते हैं। फिर है गग्गर का मैदान। तो गग्गर जो है वह एक मैदानी क्षेत्र है राजस्थान के सबसे ऊपर वाले क्षेत्र में। गग्गर को मृत नदी, डेड रिवर के भी नाम से जाना जाता है क्योंकि इसका जो प्रवाह तल जो है स्पष्ट है, यानी आसानी से उसका जो है बॉटम है वो आसानी से दिख जाता है। इसके अंतर्गत वर्षा काल में पानी भी बहता है, लेकिन इसके अंतर्गत बाढ़ जो है वहाँ पर देखने को मिलती है, यानी आसानी से इसके अंतर्गत बाढ़ भी आ जाती है। कहा जाता है कि गग्गर नदी जो है वो प्राचीन जो सरस्वती है उसी का रूप है। गग्गर नदी का तल जिसे नाली कहा जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न नंबर 2 यहाँ पर बनता है कि नाली क्या है, तो नाली जो है वह गग्गर नदी का तल यानी उसका जो बॉटम है उसको यहाँ पर नाली के नाम से जाना जाता है। यानी छोटी छोटी पानी की जो नदियाँ है वहाँ पर जिसका बॉटम जो है काफ़ी गहरा ना हो उसको हम कह सकते हैं कि नाली के रूप से जाना जाता है। तो ये जो गग्गर नदी है हनुमानगढ़, सूरतगढ़, अनूपगढ़ होते हुए पाकिस्तान तक बहती है। फोर्ट अब्बास तक कह सकते हैं इसका जो बाढ़ है वो पानी पहुंच जाता है। इसकी एक शाखा है द्रस्वती जो है शुष्क घाटी नौहर और भादरा में स्थित है। इसको कहा जाता है प्राचीन जो सरस्वती नदी है उसका अवशेष इसे माना जाता है। नेक्स्ट ये तो हो गया आपका डेजर्ट
डेजर्ट के बाद जो रहता है मरुस्थलीय क्षेत्र कंप्लीट होने के बाद अरावली। अरावली जो है अब टोटल जो अरावली की जो लेंथ है वह तो जो ले रखा है लगभग 692। तो ये 692 गुजरात में पालनपुर से लगाकर यहाँ आपके रायसीना हिल्स दिल्ली तक ये फैली हुई है। लेकिन राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान में दक्षिण खेड़ ब्रह्मा से 550 किलोमीटर की लंबाई के अंतर्गत अरावली का प्रदेश फैला हुआ है। मुख्य रूप से अगर अरावली की बात करें तो अरावली जो है वह कहाँ कहाँ पर देखने को मिलती है, तो अरावली जो है तिलो यानी आपके सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, अजमेर, जयपुर, दौसा और अलवर, ये इस प्रकार से क्रम है। आप देखिएगा आपको दक्षिण से सबसे पहले राजस्थान में दक्षिण से सिरोही आएगा, उदयपुर, राजसमंद, अजमेर, जयपुर, दौसा और अलवर। तो इस प्रकार से राजस्थान के मैप के अंतर्गत आपको इस प्रकार से नीचे से ऊपर की तरफ इस प्रकार से अगर राजस्थान का मैप बनाएंगे तो इस प्रकार से सबसे पहले सिरोही और राजसमंद यहाँ जाएंगे, बीच में आ जाएगा अजमेर, फिर जयपुर, दौसा और सबसे ऊपर की तरफ अलवर। अलवर के बाद जो है वह दिल्ली का जो चित्र है वह यहाँ पर दिखेगा। इसको भी 3 भागों में डिवाइड किया गया है। दक्षिणी अरावली सबसे दक्षिण का भाग, मध्य अरावली यानी बीच का, उत्तरी अरावली यानी ऊपर का। तो यहाँ पर सबसे पहले दक्षिणी अरावली सबसे दक्षिण का तो मुख्य रूप से आपका सिरोही है, उदयपुर और राजसमंद, ये इसके अंदर शामिल किया जाता है। काफ़ी ज़्यादा पर्वतीय क्षेत्र है, अनेक जो सघन और ऊंची पहाड़ियाँ यहाँ पर देखने को मिलती हैं। कई ऊंचे ऊंचे शिखर हैं। तो यहाँ पर आबू पर्वत है 19 किलोमीटर लंबा और 8 किलोमीटर चौड़ा पठार नुमा जो चित्र है समुद्र तल से लगभग 1200 मीटर ऊंचा है। आबू श्रेणी के यानी आबू पर्वत अलग है, उसके नॉर्थ के अंतर्गत आपको गुरु शिखर जो है वह राजस्थान का सर्वोच्च शिखर है यानी हाईएस्ट पीक है, 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है। इसके अलावा जो है शेर, अचलगढ़, देलवाड़ा, आबू, ऋषिकेश, ये सारी जो है अलग अलग पहाड़ी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। उदयपुर राजसमंद क्षेत्र के अंतर्गत तो जो बात करें कि सबसे ऊंचा जो पर्वत कौन सा है वह जरगा है, जरगा पर्वत उदयपुर और राजसमंद का है। सिरोही का उसका शामिल नहीं किया गया है। जरगा के बाद जो है कुंभलगढ़, लीलगढ़, नागपानी, कमलनाथ की पहाड़ी, ये जो ऊंचाई है आप याद रखिएगा। फिर है भौराट का पठार, ये इंपॉर्टेंट और लगा दीजिएगा। भौराट का पठार कहाँ है, तो उदयपुर के उत्तर पश्चिम में कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच का जो प्लेट्यू है उसे हम भौराट के पठार के नाम से जाना जाता है। आबू पर्वत के फिर है जो जालोर का हिस्सा, जसवंतपुरा के अंतर्गत आपका डोरा पर्वत है। फिर इसके बाद सिवाना पर्वतीय क्षेत्र है, गोलाकार पहाड़ियाँ पाई जाती हैं जिसे हम चप्पन की पहाड़ियाँ कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट और बन जाता है आपके चप्पन की पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं, तो चप्पन की पहाड़ियाँ जो है वह आपको सिवाना के क्षेत्र के अंतर्गत देखने को मिलती है। छप्पन गोलाकार पहाड़ियाँ हैं तो उसे हम मिलाकर चप्पन की पहाड़ियाँ जाना जाता है। इसके अलावा इसराना, रोजा और झारोला, ई रोजा जो है वह आपको जालोर पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत देखने को मिलती है। मध्य अरावली, तो मध्य अरावली जो है मध्य अरावली का मध्य हिस्सा मुख्य रूप से कहाँ पर है, तो मुख्य रूप से अजमेर जिले के अंतर्गत है। तो यहाँ पर भी कई प्रकार की घाटियाँ पाई जाती हैं। सबसे ऊंची चोटी की अगर बात करें तो यहाँ पर ऊंची चोटी में तारागढ़ है 870 है, फिर नाग पहाड़ है। सबसे ऊंची चोटी जो है यहाँ पर माराई जी 933 मीटर ऊंची है, जो ताटगढ़ यानी पाली और अजमेर की जो सीमा है वहाँ पर ये मिलती हैं। कुछ दर्रे हैं, दर्रों की बात, दर्रा क्या होता है, तो पास यानी जो पहाड़ है उस पहाड़ के बीच का हिस्सा, ये जो हिस्सा होता है उसे हम दर्रा पास कहते हैं। तो ये पहाड़ी को पार करने का रास्ता होता है। तो ये बर में है, परवेरिया, शिवपुरा, सुराघाट, देवरी, ये सारी की सारी जो है यहाँ पर पाई जाती है। फिर है नॉर्थ अरावली, तो जयपुर, दौसा और अलवर के अंतर्गत है। यहाँ पर अनवरत न होकर दूर दूर हो जाती है। कहने का अर्थ यह है कि अरावली जो है उसकी कंटिन्यूटी यहाँ पर है। फिर यहाँ पर अरावली जो है इस प्रकार से यानी बीच के अंतर्गत यहाँ पर देखेंगे तो बीच के अंतर्गत जो है यहाँ पर आपको गैप देखने को मिलेगा। ये जो गैप है ये यहाँ पर देखने को मिलता है। ये इंडिकेट करता है कि नदियों ने यहाँ पर इसको काफ़ी ज़्यादा इरोजन के बाद इस प्रकार की स्थिति पाई जाती है। तो यहाँ पर सांबर गैप देखिएगा जिसके अंतर्गत कौन कौन सी हैं, तो यहाँ पर सिखावटी की पहाड़ियाँ, तोरावटी की पहाड़ियाँ, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं कंपटीशन के हिसाब से। फिर है सांबर गैप। सांबर गैप के पश्चात, सांबर गैप का अर्थ होता है कि अरावली जो आ रही है तो अरावली के बाद जहाँ पर सांबर लेक आता है तो सांबर लेक जो गैप है और उसके बाद अरावली जो है वह डिसकंटिन्यू देखने को मिलती है। तो जो सांबर गैप है यानी अरावली के बीच में सांबर जो है वह गैप बनाता है। अरावली उत्तर पूर्व की ओर पालखेत की पहाड़ियाँ, जैसे कि सांबर गैप आ गया मान लीजिए। फिर हम बात करते हैं उत्तर पूर्व की तरफ जो है इसे हम कहते हैं पालखेत या खेतड़ी की पहाड़ियाँ। और उत्तर पश्चिम की तरफ, उत्तर पश्चिम यानी यहाँ से इस तरफ, तो उत्तर पश्चिम की तरफ जो है वह जो पहाड़ियाँ हैं वह शेखावटी के नाम से जाने जाता है। और उसकी पूर्व की जो भाग है वह तोरावटी की पहाड़ियाँ कहलाती है। यानी दोनों पैरेलल है, यानी उत्तर पश्चिम जो शेखावटी और पूर्व की है तोरावटी, तो इसे हम तोरावटी कहेंगे और जो ये श्रृंखला है उसे हम शेखावटी के नाम से जाने जाएंगे। फिर इसके अलावा तोरावटी और अलवर की पहाड़ियाँ हैं। फिर इसके बाद ये कुछ श्रृंखलाएं हैं, आप देख लीजिएगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो ये धरातलीय स्वरूप है, कौन सा ऊंचा चित्र है, तो सबसे नीचे वाला जो चित्र है देखिएगा, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट जो पीक जो मिलती है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। यानी सबसे ऊंची पहाड़ियाँ जो है आपको दक्षिणी अरावली के अंतर्गत मिलेगी। कुछ जो पहाड़ियाँ यहाँ पर आपको सुंदा पर्वत के आसपास या जालोर के अंतर्गत देखने को मिलती है, लेकिन जो डॉट के रूप में है वहाँ पर आपको बिल्कुल कम ऊंचाई वाले पर्वतीय क्षेत्र या समुद्र तल से जो ऊंचाई है वो काफ़ी कम मिलती है। फिर आता है पूर्वी मैदान। पूर्वी मैदान के अंतर्गत आपका भरतपुर, अलवर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, जयपुर, टोंक, भीलवाड़ा के मैदानी क्षेत्र मैदान कैसे बनते हैं, तो नदियों द्वारा लाई गई जो मिट्टी होती है उससे बनते हैं। तो यहाँ पर मैदानी भाग है। दूसरी तरफ दक्षिण के अंतर्गत जो मध्यमाही का मैदान है वो भी इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। वो बेसिकली क्या है, रिवर बेसिन जो होते हैं, यानी रिवर बेसिन यानी नदी जहाँ बहती है, तो नदी बह रही है तो उसके नीचे का ये जो गड्ढा होता है उसमें डिपॉजिट होते रहते हैं और डिपॉजिट के बाद जो है यहाँ पर उपजाऊ मिट्टी के जो जमाव होते हैं वहाँ पर अच्छी खेती बाड़ी की जाती है। खेती की संभावनाएं बहुत बढ़िया यहाँ पर होती है। मैदान की दक्षिणी पूर्वी सीमा यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले राज्य का लगभग 23.3% जो भाग है वो यहाँ पर फैला हुआ है। मैदान 50 सेंटीमीटर वाली वर्षा द्वारा के रेखा के पूर्व है, यानी यहाँ पर 50 सेंटीमीटर वर्षा से ज़्यादा वर्षा ही होती है। यानी इस मैदान के इस तरफ, यानी इस मैदान यानी
अगर हम देखें तो अरावली है, तो अरावली के इस तरफ जो है वह कह सकते हैं कि आपके 50 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है, और इस तरफ जो है वह आपके 50 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश होती है। तो यहाँ पर 50 सेंटीमीटर की जो समवर्षा रेखा है उसके पूर्व में ये मैदानी क्षेत्र स्थित है। इसको कई भागों में डिवाइड किया गया है, जैसे कि चंबल बेसिन। तो चंबल जो है जिसके अंतर्गत आपका कोटा, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर जिले के क्षेत्र है। कोटा का जो क्षेत्र है उसको हाड़ौती के अंतर्गत भी शामिल किया जाता है। चंबल नदी का जो भाग है अधिकांश बीहड़ है। यहाँ से एक प्रश्न आपका बनता है, प्रश्न क्या बनता है कि बैडलैंड टॉपोग्राफी, उत्खात भूमि क्या है। उत्खात भूमि जो है वो आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी, उत्खात भूमि जो है वह आपको चंबल के बेसिन के अंतर्गत देखने को मिलती है। होता क्या है कि जब जो चंबल नदी है वह चंबल नदी की जो जब बाढ़ आती है तो उसमें कह सकते हैं इस प्रकार की पानी के द्वारा नालियां बन जाती है। तो नालियां जो होती है उस नालियों को हम क्या कहते हैं, इस प्रकार का अपर्दन होता है, उस अपर्दन को हम अवनलिका अपर्दन के नाम से जानते हैं, या इसे हम गली इरोजन के नाम से जानते हैं। तो ये गली इरोजन से काफ़ी जो कटाफटा जो भाग होता है उसे उत्खात भूमि या बैडलैंड टोपोग्राफी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है बनास का मैदान। और बनास का जो मैदान है, बनास नदी कहाँ बहती है, तो बनास से याद रखिएगा कि मुख्य रूप से ये जो है जयपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, टोंक का ये जो क्षेत्र है वहाँ पर देखने को मिलती है। ये चंबल और उसकी सहायक नदी है। तो कई शाखाएं हैं जैसे कि कोठारी, देन, स्वाद्रा, मानसी, बंडी, ढूंढ, मोरेल, ये सारी की सारी जो नदियाँ हैं यहाँ पर बहती हैं। तो इन नदियों द्वारा बनाया गया जो मैदान है वह आपका बनास का मैदान कहलाता है। पूर्ण समतल है तो कहीं पर आपको कटाफटा मिलता है। फिर है छप्पन का मैदान। देखिएगा वहाँ पर हमने पढ़ा था छप्पन की पहाड़ियाँ, और ये है छप्पन का मैदान। छप्पन के मैदान को मध्य माही बेसिन के नाम से कहा जाता है। उदयपुर के दक्षिण पूर्व में बांसवाड़ा, डूंगरपुर और चित्तौड़गढ़ के दक्षिणी भाग के अंतर्गत ये आपको देखने को मिलता है। माही नदी इसी से गुजरती हुई खंबात की खाड़ी के अंतर्गत गिरती है। काफ़ी असमतल क्षेत्र है, कटाफटा क्षेत्र है। यहाँ पर इस क्षेत्र को इसे बांगड़ के नाम से, देखिएगा वो हमने कहा ये बागड़ है, बागड़ के नाम से जाना जाता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा कटाफटा जो क्षेत्र है उसको हम वागड़ के नाम से जाना जाता है। वागड़ की गंगा के नाम से भी माही नदी को संबोधित किया जाता है। तो यहाँ पर 56 गाँवों का समूह जो है प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के अंतर्गत, यहाँ पर देखिएगा, यह याद रखिएगा, ये प्रश्न और बनता है छप्पन का मैदान। तो छप्पन का मैदान कहाँ पर है, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच। छप्पन की पहाड़ियाँ कहाँ हैं, तो छप्पन की पहाड़ियाँ सिवाना और जो नाकोड़ा है वहाँ पर इस छप्पन की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। फिर लास्ट जो बचता है आपका पठारी प्रदेश, तो इसे हाड़ौती के प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर लावा निर्मित जमाव पाया जाता है, यानी ब्लैक सॉइल देखने को मिलेगी। तो मुख्य रूप से झालावाड़, कोटा, बारा और बूंदी के अंतर्गत देखने को मिलती है। मुकुंदरा की पहाड़ियाँ और बूंदी की पहाड़ियाँ इंपॉर्टेंट है। ये जो पहाड़ियाँ यहाँ पर अर्धचंद्राकार रूप में, इस प्रकार से अर्धचंद्राकार रूप में देखने को मिलती हैं। यहाँ पर कुछ और नदियाँ हैं जैसे कि काली सिंध है, काली सिंध, परवन, पार्वती, ये कुछ नदियाँ और उसके मैदान मिलते हैं। तो इसके 5 भाग, पहले तो हो गया अर्धचंद्राकार प्रदेश, फिर नदी निर्मित मैदान, शाहबाद का उच्च क्षेत्र, झालावाड़ का पठार, डग गंगाधार की उच्च भूमि। तो बूंदी की पहाड़ियाँ दोहरी पहाड़ी, दोहरी पहाड़ी का अर्थ होता है 2 पहाड़ियाँ पैरेलल चलती है जो उत्तर पूर्व में। अब यहाँ पर जो है सबसे पहले उत्तर पूर्व हम बना देते हैं कि ये हमारा उत्तर पूर्व हो गया, उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व तक विस्तृत है। तो ये दक्षिण पूर्व इसके जस्ट विपरीत हो गया। 4 दरें पाए जाते हैं, 4 दरें यहाँ पर हम थोड़ा सा इंडिकेट करते हैं। 4 इसके अंतर्गत गैप है, बूंदी के पास, दूसरा जैतवास के पास, तीसरा रामगढ़ और तीसरा खटगढ़ के पास, चौथा लखीरे के पास यहाँ पर देखने को मिलती है। 300 से 350 मीटर तक आपको यहाँ पर ऊंचाई देखने को मिलती है। सर्वोच्च शिखर जो है, शिखर सथुर जो है, बूंदी से आपके कुछ लगभग 12-13 किलोमीटर पश्चिम के अंतर्गत देखने को मिलती है। मुकुंदरा पर्वत हाड़ौती के मध्य उत्तर पश्चिम से, यहाँ पर हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। मुकुंदरा जो पर्वत है वह हाड़ौती के मध्य उत्तर पश्चिम से दक्षिणी पूर्व, उत्तर पश्चिम से दक्षिणी पूर्व। तो हम यहाँ पर बताते हैं कि सबसे पहला हो गया कि उत्तर पश्चिम, तो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पश्चिम, ये यहाँ पर जो है ऐसे तो पाया जाता है आपका मुकुंदरा। और अभी तक हमने बूंदी को पढ़ा था, तो बूंदी जो है वह इस प्रकार से देखने को मिलती है, लेकिन दोनों जो है वह आपको पैरेलल। तो इसकी जो है चंदवाड़ी जो है सर्वोच्च शिखर देखने को मिलता है, भी मिलता है यहाँ पर दूसरा क्षेत्र। फिर शाहबाद का उच्च क्षेत्र जो बारा जिले के अंतर्गत आता है, 300 मीटर ऊंचा है। सर्वोच्च शिखर जो है कस्बा थाना कस्बे के अंतर्गत है। इसकी भू आकृति यानी रामगढ़ कस्बे के निकट घोड़े की नाल के हॉट शू टाइप, यानी शाहबाद का उच्च जो क्षेत्र है वहाँ पर जो पहाड़ियाँ पाई जाती है वह इस प्रकार से पाई जाती है, और इसके बीच में यहाँ पर जो है वह झील पाई जाती है। तो ये शाहबाज का उच्च क्षेत्र जो है यहाँ पर देखने को मिलता है। इसके अलावा झालावाड़ के अंतर्गत डग गंगाधार की जो भूमि है वहाँ यहाँ पर देखने को मिलती है, छोटी छोटी पहाड़ियाँ यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो ये तो था राजस्थान का भौतिक प्रदेश, भौतिक विविधता यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। राजस्थान की वनस्पति, मृदा और जलवायु सभी को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मृदा सबसे इंपॉर्टेंट होती है, ये हम सबको पता है। मृदा ही डिपेंड तय करती है। अगर मृदा बढ़िया होगी तो वहाँ पर कह सकते हैं कि आपको वेजिटेशन भी बढ़िया मिलेगा, वहाँ पर पॉपुलेशन भी ज़्यादा अच्छी तरीका या बहुत ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन वहाँ पर या डेंसिटी जो है देखने को मिलती है। अब मिट्टियों की बात करते हैं, तो मिट्टियाँ कई प्रकार की होती हैं। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है, पौधों की जड़ें जिसके अंतर्गत उगती हैं, जिस बेस पर रहता है वो चट्टान कहलाती है, यानी नीचे की तरफ बेस रॉक है, और बेस रॉक के ऊपर जो है वह आपको सॉल्ट देखने को मिलते हैं। इसके अंतर्गत बहुत अलग अलग प्रकार के जो टुकड़े, छोटे छोटे टुकड़े से बड़े बड़े पेबल्स जैसे टुकड़े देखने को मिलते हैं। अब ये इंपॉर्टेंस आप खुद कर लीजिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट हम चीज़ें करते हैं राजस्थान में मिट्टियों के प्रकार। तो राजस्थान में मिट्टियों के प्रकार के अंतर्गत सबसे पहले है रेतीली मृदा। अब रेतीली मृदा कहाँ पर देखने को मिलेगी, तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यही है कि हम इसे कहाँ पर प्राप्त करेंगे, तो ये मरुस्थलीय क्षेत्रों के अंतर्गत देखने को मिलती है। तो राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में, तो टोटल एरिया अगर मरुस्थल की बात करें तो मरुस्थल जो एरिया है लगभग 61% है। तो सबसे ज़्यादा जो क्षेत्र है यानी राजस्थान के टोटल एरिया का 61% जो है मरुस्थल है, और मरुस्थल में जो मिट्टी मिलती है वह आपको मरुस्थलीय मिट्टी मिलती है।
मरुस्थलीय मिट्टी है तो इसमें आप देखिएगा वेजिटेशन नहीं हो पाएगा, पेड़ पौधे नहीं होंगे तो ह्यूमस नहीं होगा, नाइट्रोजन की कमी होगी और वहीं पर कई प्रकार के जो पोषक तत्व होते हैं वो कमी होगी, लवण की मात्रा काफ़ी अधिक होती है तो काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं होती है, पानी को अधिक मात्रा में सोख लेती है लेकिन नमी को सोखने के लिए यानी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो होती है कम होती है। इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे रेतीली, बालू मृदा, लाल रेतीली, पीली, भूरी, खारी, ये अलग अलग नाम से जाना जाता है। दूसरी मिट्टी जो है भूरी और रेतीली, रंग भूरा है तो रेतीली मृदा की अपेक्षा यानी इससे पहले हमने जो सैंडी सॉइल पढ़ा उससे थोड़ी सी उपजाऊ देखने को मिलती है, यानी आपको सेमी डेजर्ट वाले क्षेत्र के अंतर्गत देखने को मिलती है। तो पाली, सिरोही, सीकर, झुंझुनू के अंतर्गत इस प्रकार की मिट्टी देखने को मिलती है। फास्फोरस अधिक होता है और मक्का, ज्वार, बाजरा, मोठ की खेती की जाती है। लाल, तो लाल के अंतर्गत लाल रंग होने का पीछे कारण क्या है? लोहा ऑक्साइड ज़्यादा पाया जाता है, ये कम उपजाऊ होती है। फास्फोरस, चूना, पोटास बहुत कम होता है। डूंगरपुर, अजमेर, सिरोही, बांसवाड़ा के अंतर्गत यानी पर्वतीय क्षेत्रों के अंतर्गत पाई जाती है। कपास, मूंगफली, मक्का यहाँ पर फिर है लाल और लाल के साथ पीली, तो ये केमिकल रिएक्शन से इस प्रकार की लाल और लाल से पीली रंग होता है। तो मुख्य रूप से भीलवाड़ा, सिरोही, अजमेर, सवाई माधोपुर, उदयपुर के अंतर्गत पाए जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो है वह दोमट या कचारी यानी एलुवियल सॉइल्स, तो एलुवियल सॉइल्स जो होती है काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिव होती है, नाइट्रोजन कम यानी नाइट्रोजन कम पाया जाता है लेकिन जो फास्फोरस, पोटास और जो आयरन है वो काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है। तो जो भी नदियों द्वारा सिंचित क्षेत्र हैं अलवर, भरतपुर, जयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़, टोंक, बूंदी, गंगानगर, यहाँ पर सभी जगह यहाँ पर देखने को मिलती है। इन दोमट मिट्टी का थोड़ा सा हम आइडिया भी लगा सकते हैं, जैसे कि अरावली है तो अरावली की इस तरफ जो नदियाँ बहती हैं वो सारी की सारी जो नदियाँ हैं वह आपके इस प्रकार का डिपॉजिट करती है। इस तरफ तो बहुत कम नदियाँ हैं तो काफ़ी सीजनल है, तो ज़्यादातर सीजन है, लेकिन यहाँ पर कुछ नदी जैसे कि चंबल है तो चंबल यहाँ से ऐसे कह सकते हैं कि आपके पास आउट होती है। इसी प्रकार से माही जो है वह यहाँ पर बहती है, बनास यहाँ पर बहती है, बाणगंगा, तो ये सारी की सारी नदियाँ यहाँ पर मैदानों को निर्मित करती हैं। काली मृदा कहाँ मिलेगी? जहाँ पर आपके पठार होंगे तो इसे ब्लैक सॉइल भी कहा जाता है, सेल्फ कल्टिवेटेड भी कहा जाता है, सूखने पर दरारें पड़ जाती हैं और गीली होने पर चिपचिपी हो जाती है। ये मिट्टी आपको मुख्य रूप से कहाँ पर मिलेगी? तो हाड़ौती क्षेत्र के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगी और हाड़ौती के अंतर्गत कोटा, बूंदी, झालावाड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर जिलों के अंतर्गत आपको काली या रेगुर मृदा के नाम से जाना जाता है। फिर है लाल के साथ काली, तो लाल के साथ काली जो है वो आपको भीलवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत देखने को मिलती है। भूरी, रेती और कचारी, भूरी भी है, रेतीली भी है और कचारी है, तो यहाँ पर डेजर्ट भी है, नदियाँ भी बहती हैं, तो ये मुख्य रूप से आपका जो नॉर्थ जो पार्ट है तो उत्तरी भाग के अंतर्गत आपके गंगानगर के अंतर्गत देखने को मिलती है। फास्फोरस, ह्यूमस की कमी होती है लेकिन गेहूं और कपास जो है यहाँ पर किया जाता है। कपास होने के पीछे तो कारण यहाँ पर है, यहाँ पर नहरी क्षेत्र होने के कारण ये आसानी से यहाँ पर उगाया जा सकता है। मिट्टियों का ये मैप है, तो मैप में देखिएगा ज़्यादातर जो एरिया है जो यहाँ पर व्हाइट कलर के अंदर दे रखा है, तो व्हाइट के अंतर्गत देखिएगा ज़्यादातर आपकी रेतीली मृदा है। तो गंगानगर के दक्षिणी भाग में देखिएगा यहाँ पर कलर चेंज हो रहा है, यानी आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है वह भूरी, रेती और कचारी यहाँ पर देखने को मिलती है। बाकी पूरा एरिया है जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर, चूरू और गंगानगर का कुछ हिस्सा, हनुमानगढ़ का कुछ नीचे वाला हिस्सा जो है वहाँ पर रेतीली, भूरी, कचहरी मिलती है, यानी वहाँ पर एलुवियल सॉइल्स मिलती है। बाकी सब जो है वहाँ पर आपको रेतीली के बाद है दूसरा जो है जो हमने बात की थी कि काली मिट्टी, तो काली मिट्टी जो है वह आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी? तो काली या मिट्टी जो है वह मध्यम काली जो है वो आपको यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जो ये चित्र है कोटा, बूंदी, झालावाड़, तो यहाँ पर आपको काली मिट्टी मिलेगी। जयपुर, दौसा, भरतपुर और धौलपुर, ये जो अलवर का हिस्सा है यहाँ पर आपको कछारी मृदा देखने को मिलेगी, यानी आपको कछारी यानी एलुवियल सॉइल्स देखने को यहाँ पर मिलती है। तो एलुवियल सॉइल्स कहाँ देखने को मिलेगी? तो आपको राजस्थान के जो नदी वाला जो चित्र है वहाँ पर देखने को मिलेगी। तो ये राजस्थान की मिट्टियाँ। फिर बात करते हैं राजस्थान की जलवायु। तो राजस्थान की जलवायु किस प्रकार की है? तो ये आपके टेम्परेचर की लाइन्स जो है आइसोथर्म लाइन्स हैं। जून के अंतर्गत किस प्रकार से यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ता है? हमें पता है कि 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है। सबसे पहले जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं राजस्थान की जलवायु को? तो राजस्थान जो है कर्क रेखा के ठीक ऊपर की तरफ है, दक्षिण की भाग से यहाँ पर कर्क रेखा निकलती है। इसका दक्षिणी भाग जो है उष्णकटिबंधीय, कर्क और मकर रेखा का जो बीच का भाग होगा वो उष्णकटिबंध में आएगा, लेकिन उत्तर का भाग होगा वह टेम्परेट रीजन के अंतर्गत पाया जाता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर वायुमंडलीय अवस्थाएं देखने को मिलती हैं। शीत ऋतु की समताप रेखा की अक्षांश रेखाओं की स्थिति के समांतर देखने को, शीत ऋतु की समताप रेखाएं अक्षांश रेखाओं की स्थिति के लगभग, यानी वहाँ पर जो है वह अक्षांश रेखाओं के पैरेलल इस प्रकार से सीधी ही वहाँ पर चलती है। टेम्परेचर वेरिएशन जो है वह टेम्परेट रीजन में आपको कम देखने को मिलता है। दूसरा जो फैक्टर है वह है समुद्र से दूरी। तो समुद्र से राजस्थान की काफ़ी दूरी है। निकटतम अगर देखिएगा, निकटतम जो समुद्र है वो आपको कच्छ की खाड़ी के अंतर्गत देखता है, लगभग 225 किलोमीटर है। अरब सागर जो है राज्य की सीमा से लगभग 400 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर महाद्वीपीय जलवायु के लक्षण पाए जाते हैं। तो यहाँ पर कच्छ की खाड़ी 225 किलोमीटर और अरब सागर जो है 400 किलोमीटर दूर है, इसलिए समुद्र का जो प्रभाव है यहाँ पर कम देखने को मिलता है, यानी समुद्र के कारण होने वाली बारिश हो या फिर जो ह्यूमिडिटी है वो आपको यहाँ पर कम देखने को मिलती है। धरातल की बात करते हैं तो अधिकांश जो भाग है वह समुद्र तल से लगभग 370 मीटर से कम ऊंचा है। तो कम ऊंचा क्षेत्र है तो यहाँ पर जो कह सकते हैं वेजिटेशन में भी फर्क देखने को मिलेगा, बारिश की जो व्यवस्था है उसमें भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर भरतपुर और उसका पास का क्षेत्र मही नदी से घिरा हुआ जो चपन का मैदान है वह भी कम ऊंचाई का है। तो ऐसे धरातल युग में तापमान के लगभग एक सी विशेषता देखने को मिलती है। जैसे कि अगर माउंट आबू की बात करेंगे तो समुद्र तल से वह लगभग 1722 मीटर जो गुरु शिखर है या फिर 1200 मीटर ऊंचा यहाँ पर आबू पर्वत है, तो वहाँ पर जो है थोड़ी सी कह सकते हैं कि ठंडक वाला क्षेत्र या फिर वहाँ की जलवायु थोड़ी सी अलग देखने को मिलेगी। फिर है अरावली की श्रेणी। तो अरावली जो है राजस्थान के अंतर्गत जो है वह दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ इस प्रकार से बहती है। तो जो भी विंड्स चलती हैं अरब सागर से वो इसके पैरेलल यहाँ से निकल जाती हैं, बीच में बैरियर नहीं है। अगर बीच में बैरियर होता है तो ये यहाँ पर बारिश कराने के अंतर्गत सक्षम होती है। फिर है धरातल की ऊंचाई, हमने कहा तो ये बहुत कम है, 370 मीटर से नीचा है, इसलिए माउंट आबू का जो तापमान है वो तो 0 तक पहुँच जाता है, लेकिन जयपुर का तापमान जो उसी समय जो है 5 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम, बहुत कम पहुँच जाता है, बारिश भी कम होती है। तो इस प्रकार की जो विशेषता यहाँ पर देखने को मिलती है।
अब ऋतुओं की बात करते हैं तो 3 ऋतुएं यहाँ पर बेसिकली मिलती हैं। सर्दियाँ अक्टूबर से फरवरी तक, गर्मियाँ मार्च से मध्य जून तक, वर्षा जो है वह मध्य जून से सितंबर तक रहती है। शीत ऋतु की क्या विशेषता है? तो शीत ऋतु को यानी सर्दियों को 2 भागों में बांट दिया गया है। अब रिट्रीट ऑफ मानसून, ये भी आपका प्रश्न बनता है कि राजस्थान में लौटते हुए मानसून का काल कौन सा है? तो अक्टूबर से दिसंबर का जो टाइम रहता है उसमें रिट्रीट ऑफ मानसून यानी जो मानसून होता है यानी बारिश होने की जो संभावना होती है वो बिल्कुल खत्म हो जाती है। धीरे धीरे मानसून जो है यहाँ से गायब होता है। तो इसे अक्टूबर से दिसंबर का जो टाइम होता है वहाँ पर आपको रिट्रीट यानी मानसून का निवर्तन काल भी कह सकते हैं या रिट्रीट ऑफ मानसून के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। फिर बनता है शीत ऋतु जो है वह जनवरी फरवरी के अंतर्गत आपके देखने को मिलती है। नवंबर जो है काफ़ी ठंडा रहता है। माउंट आबू की तो बिल्कुल अलग ही स्थिति है। तो यहाँ पर शीत ऋतु की क्या क्यों आती है? तो शीत ऋतु के अंतर्गत यानी जनवरी फरवरी के अंतर्गत सूर्य जो रहता है वह दक्षिणी गोलार्ध के अंतर्गत जो है चला जाता है। तो इस प्रकार से प्रति चक्रवाती स्थिति यहाँ पर पाई जाती है, यानी हाई प्रेशर बन जाता है। तो हाई प्रेशर के कारण यहाँ पर जो हवाएं जो होती हैं वह केंद्र से बाहर की तरफ चलती है। तो यहाँ पर इस प्रकार की जो स्थिति है कि उत्तरी पूर्वी भारत की जो प्रति चक्रवाती पेटी का जन्म होता है। तो इस कारण यहाँ पर जो है तापमान काफ़ी कम हो जाता है, बारिश बिल्कुल भी कम रहती है और मौसम जो है बिल्कुल साफ रहता है। हालांकि यहाँ पर कभी कभी चक्रवाती वर्षा जो है सर्दियों के अंतर्गत हो जाती है, तो उसको हम यहाँ पर मावट के नाम से जान। मावट क्या है? तो सर्दियों के अंतर्गत यहाँ पर बारिश होने वाली, पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली जो बारिश होती है उसे हम मावट के नाम से जानते हैं। फिर है गर्मियाँ। तो गर्मियाँ राजस्थान की काफ़ी भयंकर होती हैं। तो सूर्य उत्तरायण 21 जून के आसपास जो है कर्क रेखा के ऊपर सीधा चमकता है, तापमान गिरने लगता है। तो यहाँ पर तापमान बढ़ने के कारण वायुदाब घट जाता है। तो लगभग 1000 MB तक यहाँ पर वायुदाब बढ़ जाता है। तो ऐसी स्थिति कम हो जाता है। ऐसी स्थिति में जो थार का मरुस्थल है वो काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाता है। दिन और रात के टेम्परेचर में काफ़ी ज़्यादा फर्क रहता है। शुष्क और आकाश मेघ रहित होते हैं। सूर्य की सीधी किरणें चट्टानी धरातल पर बिना किसी बाधा के पहुंचती है, इसलिए वहाँ पर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर लगभग 50-49 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान पहुँच जाता है। तो इस प्रकार की स्थिति यहाँ पर देखने को मिलती है। फिर बात करते हैं बारिश। तो बारिश का जो समय रहता है अप्रैल से मई, जो सूर्य की लंबवत किरणें के कारण यहाँ पर टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, इसलिए यहाँ पर लो प्रेशर बन जाता है। अब लो प्रेशर बनता है तो पश्चिम से शुष्क और गर्म हवाएं चलती रहती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर लो प्रेशर बनता है और इसके विपरीत जब अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर में उसके कंपेरेटिवली वहाँ पर तापमान कम और वायुदाब अधिक होने के कारण हाई प्रेशर बनता है। और इसी प्रकार से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवाएं चलती हैं और फेरल के नियम के अनुसार वह दक्षिणी गोलार्ध में दाईं तरफ मुड़ जाती है। इसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं जैसे कि भारत का ये जो पेनिनसुला, अब राजस्थान जो है वह हमारा यहाँ पर आर जो लिख रहा हूँ वहाँ पर है, इसके नीचे इक्वेटर है। तो यहाँ पर उस समय क्या बन गया? लो प्रेशर बन गया और इसके कंपेरेटिवली यहाँ पर क्या है? हाई प्रेशर। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवाएं चलती है, इस प्रकार से चलती है और ये यहाँ पर घूम जाती है। घूमती क्यों है? क्योंकि ये कोरियोलिस फोर्स या जो फेरल्स का जो लॉ है उसके हिसाब से इस प्रकार से मुड़ती है और यही जो है वह आपके साउथ वेस्ट मानसून यानी दक्षिणी पश्चिमी मानसून के रूप में भारत के अंतर्गत प्रवेश करता है। उनके अंतर्गत जो है बारिश करती है। बारिश जो है असमान रहता है। अरावली के आसपास जो है जो यहाँ पर उसकी जो ऊंचाई है उसका ऊंचाई का प्रभाव यहाँ पर अरावली के अंतर्गत अच्छी बारिश हो जाती है। लेकिन 50 सेमी वाली रस्ता जो रेखा है वह अरावली के पैरेलल चलती है। पैरेलल चलने का अर्थ होता है जैसे कि हम यहाँ पर अरावली बना देते हैं तो अरावली के पैरेलल जो है यहाँ पर एक वर्षा रेखा चलती है, यानी यहाँ पर 50, तो इस तरफ 50 से कम बारिश होगी और इस तरफ 50 से अधिक बारिश होगी। तो अरावली के ईस्टर्न भाग के अंतर्गत बारिश जो है वो 50 सेंटीमीटर से अधिक होती है, लेकिन जो वेस्टर्न भाग है वहाँ पर आपको 50 सेंटीमीटर से कम बारिश देखने को मिलती है। फिर विशेषताएं देखिएगा, राजस्थान में जलवायु की क्या विशेषता है? तो बारिश यहाँ पर बराबर नहीं होती है, यहाँ पर कई बार काल पड़ता है। तो 19 जो है काल जो है 1996 का जो काल है, तो 1996 का जो काल है इसको छपनिया काल के नाम से जाना जाता है। तो ये छपनिया क्यों कहा जाता है? ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, या 1956 है, यानी 1956 जो विक्रम संवत है वहाँ पर इस प्रकार का जो काल पड़ा था जिसे छपनिया काल के नाम से जाना जाता है, यानी 56वें वर्ष के अंतर्गत जो इस प्रकार का काल बना। फिर यहाँ पर लिखा है पूर्ण रूप सूखे की, जल, चारे और अनाज की कमी। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, ऐसा काल जिसके अंतर्गत जो है वह आपके फूड ग्रेन, ग्रास एंड वाटर तीनों की कमी हो जाती है। इस प्रकार की जो स्थिति होती है उसको त्रिकाल के नाम से जाना जाता है, त्रिअकाल के नाम से या त्रिकाल के नाम से जाना जाता है। त्रिकाल की ऐसी स्थिति यानी ट्रिपल फैमिन जो है वह यहाँ पर जाना जाता है। फिर वर्षा की अनियमितता, बारिश जो है कभी कभी जून में हो जाती है, कभी सितंबर में होती है, कभी जो जुलाई में पूरी खत्म हो जाती है। असमानता, कहीं पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है, कहीं पर बिल्कुल कम बारिश होती है। अतिवृष्टि, कहीं पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है और कहीं पर कह सकते हैं कि बिल्कुल कम बारिश होती है। इसके अलावा सामयिक खंडवृष्टि का अर्थ होता है तो अप्रैल और जनवरी के माह में मावट के रूप में कुछ बारिश होती है, यानी कहीं कहीं पर जो है वहाँ पर बारिश हो जाती है और आसपास के क्षेत्र में बिल्कुल एक क्षेत्र है बिल्कुल सूखा। तो खंडवृष्टि का अर्थ क्या होता है कि यानी शहर के किसी एक भाग में तो तेज बारिश हो रही है, दूसरे भाग के अंतर्गत जो है बारिश बिल्कुल भी नहीं होती है, तो उसको कह सकते हैं खंड यानी ब्लॉक रेनफॉल के नाम से जाना जाता है। बारिश के हिसाब से देखें तो बारिश की जो मात्रा है वह यहाँ से घट रही है। देखिएगा जैसे हम इस तरफ से इस दिशा की तरफ जा रहे हैं तो पाकिस्तान की तरफ जा रहे हैं मध्य प्रदेश से, या फिर हम पूर्व से पश्चिम की तरफ जाते हैं तो बारिश की मात्रा घटती रहती है। अब बारिश को देखिएगा जैसे कि अरावली है तो अरावली के आसपास देखिएगा, अरावली के यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर 50 लिखा हो तो 50, फिर 30, फिर आपका 20, फिर 15, यानी धीरे धीरे पाकिस्तान की तरफ जा रहे हैं तो ये बारिश की मात्रा कम हो रही है। तो 100 यानी अरावली के इस तरफ तो 50 से ज़्यादा है, 50 से अधिक, 50 के बाद देखिएगा 60, फिर 100 तक बढ़ जाती है, लेकिन उस तरफ जब हम पश्चिम की तरफ जाते हैं तो बारिश की मात्रा घटती है। फिर राजस्थान के जलवायु प्रदेश, तो सबसे पहला जो प्रयास है कॉपेन ने किया है, तो कॉपेन का जो वर्गीकरण है उसको जो बेस माना है वो वेजिटेशन को माना है। थॉर्वेट ने जो उसका जो बेस माना है आपके रेनफॉल, टेम्परेचर एंड इवेपोरेशन को यहाँ पर बेस माना है। अब कॉपेन का जो वर्गीकरण है उसमें टिवार्था ने कुछ चेंजेस किए हैं और थोड़ा सा इसको ईजी बनाया गया है। तो पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट जो एक सीधा सा वर्गीकरण है जो है आपका जो है सबसे पहला आप कहेंगे
ट्रॉपिकल ड्राई क्लाइमेट जो है वह जहाँ पर 100 सेंटीमीटर बारिश होती है। तो जो कर्क रेखा के आसपास का जो चित्र है, इसके अलावा भीलवाड़ा उदयपुर के अंतर्गत के जो पूरी भाग है, कोटा के दक्षिण भाग के अंतर्गत यहाँ पर आपको 100 सेंटीमीटर के आसपास बारिश होती है, तो उसको उष्णकटिबंधीय शुष्क जलवायु प्रदेश के अंतर्गत रखते हैं। फिर है उष्णकटिबंधीय अर्ध शुष्क स्टैपी। तो स्टैपी जो है वह आपका अरावली के पैरेलल जो पूर्व के अंतर्गत जितने भी जिले हैं, जो उदयपुर, सीकर, जोधपुर, जालोर, नागौर, चूरू, गंगानगर, ये सारे इसके अंतर्गत मरुस्थलीय क्षेत्र जो है, यहाँ पर बारिश जो है 20 सेंटीमीटर से भी कम होती है। मरुद्भिद वनस्पति यानी जीरोफाइट वनस्पति देखने को मिलती है। यायावर जीवन का अर्थ होता है कि वह ट्रांसह्यूमन्स के रूप में अपना जीवन व्यतीत करते हैं, जैसे कि राजस्थान की जो पशुचारक जनजाति हैं, देवासी हैं, जो गर्मियाँ या फिर जो बारिश नहीं होती है उन दिनों के अंतर्गत मालवा पहुंच जाते हैं। हो गया। फिर है आपका अर्ध शुष्क या अर्ध उष्ण आर्द्र प्रदेश। तो आर्द्र प्रदेश के अंतर्गत जो है आपकी बारिश जो है वह 60 से 80 सेंटीमीटर जो यहाँ पर देखने को मिलती है। तो सवाई माधोपुर जो है, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, ये सारा जो क्षेत्र है यहाँ पर देखने को मिलता है। प्राकृतिक वनस्पति का महत्व जो है, महत्व को हम सीधा से कह सकते हैं, डायरेक्ट जो है लकड़ियाँ, चारागाह, ये सब चीज़ें मिलती हैं। अप्रत्यक्ष जो लाभ है, जैसे कि हम इनडायरेक्टली जो है भूमि के अंतर्गत जो है मॉइस्चर बना रहता है, वाटर लेवल जो हाई रहता है, इरोजन नहीं होता है, बाढ़ जो फ्लड कंट्रोल है, इसके अलावा जो है टूरिस्ट को अट्रैक्शन के रूप में है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर इनडायरेक्टली देखने को मिलते हैं। अब वेजिटेशन कैसी होगी, ये किस पर डिपेंड करता है, तो वहाँ की क्लाइमेट पर। अगर क्लाइमेट ड्राई है तो वहाँ पर आपको डेसिडियस या फिर जीरोफाइट यानी पर्णपाती या फिर आपको मरुस्थलीय वनस्पति देखने को मिलेगी। तो राजस्थान में ज़्यादातर आपका जो चित्र है वह शुष्क या कम वर्षा चित्र है, तो वहाँ पर आपको मरुद्भिद प्रकार की देखने को मिलती है। तो वहीं पर जो दक्षिण पूर्व का जो भाग है वहाँ पर काफ़ी अच्छी बारिश होती है, तो वहाँ पर आपको आर्द्र वनस्पति भी देखने को मिलती है। फिर है प्राकृतिक कारण में, जैसे कि उपजाऊ मिट्टी है या धरातल कैसा है, तो इस पर भी डिपेंड करता है। जैविक कारक जो है, यानी वहाँ पर जो है वनस्पतियों को किस प्रकार से संजोया जाता है या फिर वनस्पतियों को किस प्रकार से वहाँ पर रखा जाता है, तो ये भी कुछ कारक है जो प्रभावित करते हैं। फिर है वनस्पति। तो सबसे पहले है भौगोलिक लक्षण। तो शुष्क सागवान के जो वन है, सागवान के वन जो है मुख्य रूप से ज़्यादा बारिश वाले क्षेत्रों में मिलेंगे। तो चौड़ी पत्ती वाले या मानसूनल या चौड़ी जो है लीफ जो है वो काफ़ी चौड़ी होती है, तो ये ज़्यादातर आपको कहाँ पर मिलेंगे, तो ये आपके शुष्क सागवान के बांसवाड़ा, डूंगरपुर, कोटा, बाला, झालावाड़ जो है, जहाँ पर 100 सेंटीमीटर तक बारिश होती है, तो वहाँ पर मिलते हैं। वृक्षों की बात करें तो चौड़ी पत्ती वाले जितने भी जो वृक्ष है वो इसमें शामिल किए जाते हैं। तो आम है, बरगद है, तेंदू है, खैर है, ये सारे के सारे जो वृक्ष है यहाँ पर मिलते हैं। फिर है मिश्रित पतझड़ वाले। पतझड़ यानी हमने पहले 100 सेंटीमीटर बारिश की बात किया, 50 से 80 सेंटीमीटर यानी कम। तो पतझड़ यानी जो पेड़ है वो अपनी पत्तियाँ गिरा देते हैं। कब गिराएंगे, तो उन्हें लगेगा कि आने वाले समय में पानी कम मिलेगा, और अगर पानी कम मिलेगा तो पत्तियाँ जो है वो ट्रांसपोरेशन से, उस वाष्पोत्सर्जन से जो पानी उसके अंतर्गत जो है उसको बाहर निकाल दे, इसलिए वो पत्तियों को अपना गिरा देते हैं। तो ये आपकी मार्च अप्रैल में जैसे गर्मियाँ शुरू होती है उस समय अपनी पत्तियाँ गिरा देते हैं। तो कहाँ पर मिलते हैं, तो सवाई माधोपुर, बूंदी, चित्तौड़गढ़, भरतपुर, अलवर जिलों के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। तो यहाँ लगभग टोटल जो आपका जो वेजिटेशन है उसमें लगभग 27% जो है यहाँ पर इस प्रकार की वनस्पति मिलती है। फिर है अर्ध उष्ण सदाबहार। तो अर्ध गर्म भागों के अंतर्गत देखने को मिलते हैं, हरे भरे रहता है, इसलिए सदाबहार कहा जाता है। तो एक तो है आबू का पर्वतीय क्षेत्र, और दूसरा, हाँ भाई साहब है पाए, हरियाली बनी रहती है। तो ये पहाड़ी वाले क्षेत्रों में देखने को मिलता है, लगभग 0.4% जो है इसके अंतर्गत पाया जाता है। फिर है नदी के तट वाला, जितनी भी राजस्थान के आसपास जो नदियाँ बहती हैं उन नदियों के आसपास के क्षेत्र में इस प्रकार के मिलते हैं। उष्णकटिबंधीय कांटेदार जो है थॉर्न जो है वो थॉर्न वेजिटेशन जो मिलेगी आपको मरुस्थलीय क्षेत्रों में मिलेगी। इसको जीरोफाइट या मरुद्भिद के नाम से जाना जाता है। तो खेजड़ा, बेर, बबूल, कैर, ये सारे के सारे जो है यहाँ पर मिलेंगे। ड्राई फॉरेस्ट, बिल्कुल कम बारिश होती है, तो बीकानेर, चूरू, जैसलमेर के अंतर्गत खेजड़ा, रोहिड़ा, बेर, थोर, ये जो है इस प्रकार के वृक्ष यानी जीरोफाइट वनस्पति देखने को मिलती है। फिर गवर्नमेंट जो है यानी एडमिनिस्ट्रेशन के आधार पर हम देख सकते हैं रक्षित। तो रक्षित वन जो कौन से होते हैं ये भी इंपॉर्टेंट है। रक्षित वन जो है तो यानी उसको प्रोटेक्टेड किया गया। तो प्रोटेक्टेड जो है उसके अंतर्गत कुछ नियमों के अनुसार लकड़ी भी काटने दिया जाता है, या फिर जो है वहाँ पर पशु चराने की अनुमति दी जाती है। तो लगभग 15,492 किलोमीटर के क्षेत्र में पाया जाता है। लगभग राज्य के जितने भी जो वन है उसके 42% भूभाग पर इस प्रकार की प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। फिर है सुरक्षित यानी उसको बिल्कुल प्रोटेक्ट किया जाता है। तो प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर पशु चराने या लकड़ी काटने पर पूरा का पूरा रोक होता है, लगभग 37% इस प्रकार के। फिर अवर्गीकृत यानी किसी प्रकार का कोई गवर्नमेंट का यहाँ पर रोक नहीं है, आसानी से आप किसी प्रकार से उसको यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। तो वन की अगर बात करें तो राजस्थान में देखिएगा सबसे ज़्यादा जो वन है, जैसे कि ब्लैक कलर के अंतर्गत जो लिख रखा है, तो अरावली के पास उदयपुर और सिरोही के बीच वाले जो चित्र है वहाँ पर जो है आपको इस प्रकार के शुष्क वन देखने को मिलता है। इसके अलावा जो मरुस्थलीय वन है, तो मरुस्थलीय वन जो है वो आपको उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन जो है वो कहाँ पर मिलेंगे, तो बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, नागौर, बीकानेर, चूरू, गंगानगर, यहाँ सभी जगह पर जो है आपको उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन मिलेंगे। फिर इसके अलावा मिश्रित पतझड़ वाले वन जो है वह आपको कहाँ मिलेंगे, तो मिश्रित पतझड़ वाले जो वन है वो उदयपुर और सिरोही के बीच के अंतर्गत मिलते हैं। फिर है आपके सागवान के जो वन हैं, तो जो आपके शुष्क सागवान है तो आपके बांसवाड़ा है, इसके अलावा कोटा, झालावाड़ जो चित्र है वहाँ पर देखने को मिलते हैं। अब वनों से क्या क्या मिलता है, तो रोजगार मिलता है, कई प्रकार की वनस्पतियाँ मिलती हैं, गोंद मिलता है, तो ये सब चीज़ें यहाँ पर आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं।